जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और प्यारे साथियों, आज हम यहां पे 17 सितंबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। साथियों, अभी सुबह 6 बज गए हैं। हम और आप यहां पे करंट अफेयर्स की क्लास में लाइव हैं और 1018 नंबर की क्लास यहां पर देख रहे हैं, जो कि भारत के सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। अब हर घर करंट अफेयर्स पहुंचेगा हमारे और आपके प्रयासों के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 76वें एमी पुरस्कार से रिलेटेड है। तो 76 नंबर के एमी अवार्ड्स की अभी घोषणा हुई है। तो ये आयोजन कहां पर हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। तो 76 नंबर के जो एमी अवार्ड्स हैं, ये कहां पर हुए फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा। ये हुए हैं लॉस एंजलिस में। कहां पर हुए हैं? लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया गया है। कहां पर? याद रखिएगा, लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया गया। अब दोस्तों आइए जानते पूरी डिटेल्स को। तो आप यहां पर उन सभी अवार्ड विनर्स की तस्वीर देख रहे हैं जो इस बार विनर बने हैं। तो 76 नंबर के एमी पुरस्कार की जो आयोजन था, वो लॉस एंजलिस में एक थिएटर है, इसका नाम है पीकॉक थिएटर, और पीकॉक थिएटर में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों इस अवार्ड में अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा जो अवार्ड है शोगन ने जीते हैं। टोटल 14 अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। शोगन ना यहां पर सबसे ज्यादा 14 अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। अब देखिए, एक आपने ऑस्कर अवार्ड नाम सुना होगा। तो ऑस्कर अवार्ड सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोस्तों इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो ये एमी अवार्ड है। जो टेलीविजन एक्टर्स होते हैं ना, अभिनेता होते हैं, आप हमारे डेली शोज देखते होंगे जो स्टार प्लस अलग अलग टीवी चैनल्स में आते हैं। तो ये कुमकुम भाग्य विधाता, ये वाले जो होते हैं ना, ये टेलीविजन एक्टर्स होते हैं जो डेली अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं। तो एमी अवार्ड जो है अमेरिका और जितने भी अंतरराष्ट्रीय टेलीविजन इंडस्ट्री है उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। दोस्तों ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा इस अवार्ड को यहाँ पे प्रदान किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो 1949 से इसकी शुरुआत हुई है। आइए सारे विनर्स के नेम यहाँ पे जानते हैं। मैं इसका एक स्पेशल वीडियो भी लाऊंगा, यहां पर मैंने केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पिक किए हैं, ठीक है। तो बेस्ट ड्रामा सीरीज थी शोगन, क्या नाम है? शोगन बेस्ट ड्रामा सीरीज यहां पे बनी है। अगर आपसे पूछा जाए लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज, इनका क्या नाम है, तो अन्ना सवाई शोगन के लिए इनको बेस्ट यहां पे लीड एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है इन ड्रामा सीरीज। लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज मेरे पीछे आप देख रहे हैं हीरो यूकी सानदा, तो ये भी शोगन के लिए इनको यहां पे मिला है लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज। बेस्ट लिमिटेड एंड या फिर एंथोलॉजी सीरीज जो है, बेबी रेंडियार को यह अवार्ड दिया है। लीड एक्टर से लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज में जोडी फोस्टर को मिला है यहां पर ट्रू डिटेक्टिव नाइट कंट्री के लिए। लीड एक्टर इन लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज में रिचर्ड गैट को मिला है बेबी रेंडियर के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं। दोस्तों परीक्षा संजीवनी में मैं यहां पे नेशनल फिल्म अवार्ड्स को भी रिवाइज करा देता हूं। अभी तक आपने एमी अवार्ड्स के बारे में जाना, तो हम यहां पे भारतीय पुरस्कारों को जानते हैं। हाल ही में 70 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा हुई है और बेस्ट एक्टर मेरे पीछे आप देख रहे हैं ऋषभ शेट्टी, कंतारा मूवी के लिए बहुत ही शानदार मूवी थी। बेस्ट एक्ट्रेस 2 को मिला है नित्या मेनन और मानसी पारेख को। अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला, तो कंतारा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी थी, तो अट्टम बेस्ट फीचर फिल्म थी। यहां पे ऑस्कर अवार्ड्स की हम बात करें तो सबसे बेस्ट फिल्म थी ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, बाफ्टा अवार्ड्स। सबसे बेस्ट डायरेक्टर उसी मूवी के क्रिस्टोफर नोलन को बनाया गया। सबसे बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी को बनाया गया और सबसे बेस्ट एक्टर एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए बनाया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे देख ली। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो यहाँ पे रेलवे से रिलेटेड है, खासकर रेलवे बच्चों के लिए यहाँ पे जरूर यहाँ से प्रश्न बनेगा करंट अफेयर्स से। आइए देखते हैं वंदे मेट्रो का नाम क्या रखा गया है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ वंदे मेट्रो? तो दोस्तों वंदे मेट्रो का नाम यहाँ पे चेंज किया गया है। इसकी शुरुआत, इसका उद्घाटन करने से पहले इसका नाम चेंज हुआ है और ये हो गया है नमो भारत रैपिड रेल। क्या है?
नमो भारत रैपिड रेल इसका नाम रखा गया है। तो आप यहां पर देश की पहली वंदे मेट्रो का नाम आप यहां पर देख रहे हैं। देखिए वंदे भारत आपने देखा जो कि जिसकी स्पीड ज्यादा है, जिसमें फैसिलिटीज ज्यादा है, थोड़ा किराया भी ज्यादा है, जो किराया कम होना चाहिए, इसी वजह से पूरी तरीके से सक्सेसफुल रन भी नहीं हो रही है। तो दोस्तों इसी तर्ज पे वंदे मेट्रो की भी शुरुआत की गई है और देश की सबसे पहली वंदे मेट्रो का नाम है नमो भारत रैपिड रेल। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर ये कहां से शुरू हुई, किसने शुरू किया? तो सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आप सभी को दे रहा हूं। तो 16 सितंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई पहली बार, और जो गुजरात में जगह है अहमदाबाद और भुज के बीच में स्टार्ट की गई है। देश की जो सबसे पहली वंदे मेट्रो ट्रेन है इसका नाम नमो भारत रैपिड रेल है और पीएम मोदी जी ने इसको हरी झंडी दिखाई है। आप यहां पर मेरे पीछे नमो भारत रैपिड रेल देख रहे हैं और ये प्रधानमंत्री जी हैं, ये इनको हरी झंडी दिखा रहे हैं। दोस्तों भुज और अहमदाबाद की जो दूरी है वो यहाँ पे 5 घंटे 45 मिनट में तय कर सकती है और यहाँ पे 12 डिब्बे होंगे, इसमें 1150 जो पैसेंजर्स हैं वो बैठ करके सफर कर सकते हैं। ट्रेन की स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको परीक्षा संजीवनी में रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर्स को मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। आइए यहां पे स्टार्ट करते हैं। तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य सीईओ किसे बनाया गया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा सतीश कुमार। सबसे पहले दलित सीईओ हैं, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। वर्तमान रेलवे मंत्री आपके कौन है? आपको कमेंट बॉक्स पे आंसर देना है। अश्विनी वैष्णव पहले भी थे, वापस से अश्विनी वैष्णव को यहां पे हमारे भारत का रेलवे मिनिस्टर बना दिया गया है। अगला है भारतीय रेलवे की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? तो डलहौजी को। यहां पे इंडियन रेलवे का जनक माना जाता है। भारत में पहली रेल कब चली थी? तो भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। मैं बहुत सारे अब आपको जीके क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ट्रेन से रिलेटेड, डेली आप ज्वाइन होना। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से लेके ठाणे आपको याद रखना है, मुंबई टू ठाणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 किलोमीटर, कहीं 34 में मिलता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब पुल है, चिनाब ब्रिज है। ठीक है, और चिनाब ब्रिज है चिनाब नदी पर, और इसकी हाइट 359 मीटर है चिनाब नदी से। यहां मेरे पीछे आप देख रहे हैं। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में हुबली है। ठीक है, कितने किलोमीटर है? 1.5 किलोमीटर लंबा है, 1.5 किलोमीटर लंबा है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है बॉम्बे बीटी है, जिसे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। मुंबई में सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं यहां पे तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में सबसे पहला स्थान कौन सा रहा है, किसका रहा है? तो देखिए सबसे पहला स्थान प्यारे साथियों भारत का रहा है। अभी हाल ही में यहाँ पे 4th नंबर की जो एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, इसमें भारत ने पहला नंबर हासिल किया है। ठीक है, तो भारत ने टोटल 48 मेडल जीते हैं और पदक तालिका में सबसे नंबर 1 रहा। देखिए इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो 11 से लेकर 13 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों नवंबर 2007 से इस चैंपियनशिप को स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी, वो श्रीलंका में हुई थी। दूसरा इसका संस्करण भारत में हुआ था नवंबर 2013 में रांची में, और थर्ड एडिशन 2018 में कोलंबो में आयोजित किया गया था। कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया था। कौन कौन से देश में पार्टिसिपेट करते हैं? तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, ये सारे जो हमारे उपमहाद्वीप कह सकते हैं भारत के, वो आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। मेडल टैली में भारत के पास टोटल 48 मेडल है, 21 गोल्ड, 22 सिल्वर और 5 यहां पे ब्रॉन्ज। सेकेंड प्लेस पे श्रीलंका है, थर्ड पे बांग्लादेश, 4th मालदीव और 5th यहां पे नेपाल है। अब दोस्तों आपके सामने 3 क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। आपके 3 प्रश्न ये रहे, चंद्रमा पर कदम रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन है? दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तीसरा प्रश्न है मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको मैंडेटरी हर बच्चे को देना है। आप जितने आंसर देंगे आपका दिमाग उतना ही एक्टिव रहेगा।
आपको हर काम में प्रतिस्पर्धा करना, लेकिन सकारात्मक रूप से। इससे आपका दिमाग और आपकी जो प्रगति है वो दोनों आगे बढ़ेंगे। दोस्तों कल के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो 360 में है। प्रोटेस्ट स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी जी हैं। तो कल के 3 प्रश्नों का उत्तर हमने आपको बता दिया। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। विश्व ओजोन दिवस। तो दोस्तों कल विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। तो कल मतलब 16 तारीख था। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखो 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। हर साल 16 सितंबर को हम वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। अब हम इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, आइए हम ओजोन के महत्व के बारे में जानते हैं। तो आप हमारी पृथ्वी देख रहे हैं। ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है, यानी जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है। ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर आपको समताप मंडल दिखने को मिलेगा। 35 से लेके 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। अब यहां पर देखो बहुत ही खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज जो हमें कैंसर कर सकती है, वो हमारे धरती में प्रवेश करती है। तो ओजोन लेयर उन्हें रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी बहुत ही कम मात्रा में वो हमारे धरती में प्रवेश कर पाती है, वरना स्किन कैंसर, स्किन डिसीज बहुत हो सकते हैं। तो ओजोन परत की कमी और इससे पृथ्वी को होने वाले खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ने नहीं देता। ठीक है, तो पहला जो ओजोन संरक्षण दिवस था वो कब मनाया गया था? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो 16 सितंबर 1995 को पहली बार सेलिब्रेट किया गया। तब से लेके आज तक हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको याद रखना है, जो जगह कनाडा में है। यहां पर 1987 में 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बुलाया गया था कि किस प्रकार से हम ओजोन को बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जिसकी वजह से ओजोन का क्षरण हो रहा है। हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, वरना अल्ट्रावायलेट रेज हमारे प्रवेश करेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगी, बहुत से स्किन डिसीज है, हमारा टेम्परेचर जो धरती का और भी बढ़ जाएगा। तो अब आइए यहाँ पे ओजोन के बारे में जानते हैं। तो ओजोन जो होता है वो 3 ऑक्सीजन के, यहां पर 1 2 3 आप देख सकते हैं, 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर के बनता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो देखो 5 मंडल होते हैं। एक होता है ट्रोपोस यानी क्षोभ मंडल, फिर समताप यानी स्ट्रेटोस्फीयर, एक मध्य मंडल होता है मेसोस्फीयर, फिर होता है दोस्तों यहां पर आयनोस्फीयर आयन मंडल, एक होता है एक्सोस्फीयर जो एकदम बाहर होता है। तो 5 मंडल होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा इस प्रकार, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ठीक है, इसकी रेंज भी यहां पर दी गई है। ठीक है, तो 10 से 15 किलोमीटर के बीच में ये समताप मंडल की पृथ्वी की सतह के पास पाया जाता है और करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कुल मिला के 35 से 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ओजोन परत जो है समताप मंडल के निचले वाले हिस्से में मौजूद रहती है। ठीक है, यहां पे 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कहीं पे 35 से 50 भी आपको मिलेगा। तो ओजोन जो होता है, ओजोन की मात्रा लगभग 10% क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है। अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करके हानिकारक जो विकिरण है, रेडिएशन है, उसको पृथ्वी से रक्षा करता है, पृथ्वी की रक्षा करता है। अब आइए यहाँ पे इसके इतिहास में चलते हैं। मेरे पीछे एक व्यक्ति आप देखेंगे जो कि फ्रांस के फिजिस्ट है, चार्ल्स फ्रेबी, और यहाँ पे हेनरी बुइसन। इन दोनों ने मिलकर के ओजोन के लेयर की खोज की थी 1913 में। बताया था कि ओजोन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ओजोन की जो मोटाई होती है, या ओजोन की जो अगर हमें अमाउंट मापना है, तो इसके लिए हम डॉप्सन यूनिट DU का इस्तेमाल करते हैं कि कितनी मोटाई है ओजोन की, वो हम DU से मेजर करते हैं। ओजोन गैस की खोज कब हुई? 1839 में खोज गई है और इनका नाम है क्रिश्चियन फ्रेडरिक सोनेबेन। इन्होंने इसका डिस्कवरी किया है। दोस्तों बहुत सारी जानकारी आपने ओजोन के बारे में जान ली। अब आप स्टडी कर एप्लीकेशन के बारे में भी जान लीजिए, कैसे आप स्टडी कर एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी यहाँ पे पढ़ाई में। आइए चलते हैं, जितने भी नए छात्र हैं उनको मैं बताता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे हमारे जो पुराने छात्र है वो उसको स्किप भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर दे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन नए छात्रों को बताना आवश्यक है। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स की यहाँ पर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ई बुक सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे टेस्ट पास है।
तो ई बुक सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको हर महीने की मासिक पत्रिका मिलती है हिंदी इंग्लिश माध्यम में। जो अभी मैराथन क्लास, आज दूसरी मैराथन क्लास है, आज रात को 9 बजे। ईयरली, हाफ ईयरली ई बुक भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वार्षिक और यहां पर अभी 9 महीने की ई बुक हमने रिलीज की है कल ही अपडेट करके, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, ठीक है। 500 प्रश्नों का एमसीक्यू भी है जो आपको यहां पे मिलेगा ईयरली, हाफ ईयरली में। जीके जीएस के हिंदी इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैराथन क्लास पीडीएफ जो आपको मैंने बताया, जब आप टेस्ट सीरीज में जाओगे तो डेली 2 प्रकार के टेस्ट आप फ्री टेस्ट देते हो। एक टेस्ट होता है डेली करंट अफेयर्स का, जिसमें ट्रिपल आर, स्टैटिक जीके जो मैं पढ़ाता हूं। एक है स्टैटिक बुक का जो हमने लॉन्च की है। स्टैटिक बुक का पेज वाइज आपका टेस्ट होता है। 16 सितंबर के रिजल्ट में निखिल ने टॉप किया है, वैष्णवी सेकंड, हरीश कुमार थर्ड, स्वाति धाकड़ फोर्थ, निगामा नंदा फिफ्थ। यहाँ पे आप टॉप 5 लोगों का रैंक देख रहे हैं और सारे टॉप 10 नेम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे स्टैटिक जीके बुक में पेज नंबर 7 का रिजल्ट है। डायनेमिक ने टॉप किया है, हरीश कुमार सेकंड, दीनू जाटव थर्ड, विक्रांत चौधरी फोर्थ, नीतीश कुमार फिफ्थ। यहाँ पे टॉप 10 की लिस्ट है। हर महीने की मासिक करंट अफेयर्स, 240 प्रश्नों की करंट अफेयर्स आपको यह टेस्ट सीरीज में मिलेगी। आप वहां पे जाकर के ज्वाइन हो सकते हो। और ये टेस्ट पास है, 3000 प्लस टेस्ट। राजा गुप्ता करंट अफेयर चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि ये टेलीग्राम चैनल है, आपको इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलती रहे। आइए बढ़ते दोस्तों यहाँ पे 5वें प्रश्न की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर है। बेल्जियम अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? Who has won the women's singles title of Belgium International बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024? तो अनमोल खराब इसका सही आंसर हो जाएगा। अनमोल खराब ने बेल्जियम अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का महिला एकल का खिताब यहां पे जीत लिया है। तो मेरे पीछे आप अनमोल खराब को यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने डेनमार्क की अमाली सूल्स को हरा करके इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। देखिए इनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। सीनियर यानी इंटरनेशनल बैडमिंटन जो सीनियर का करियर होता है, उनका सबसे पहला यहाँ पे खिताब ये रहा है। ये जो चैंपियनशिप थी 11 से 14 सितंबर के बीच में ऑर्गेनाइज की गई, ल्यूवेन बेल्जियम में ऑर्गेनाइज हुआ था। दोस्तों अब यहां पर हम आपको नॉलेज फैक्ट्री में बहुत सारे स्टैटिक यानी आज हम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, तो मेरे साथ आप सभी रिवाइज करोगे सारे जितने हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली है? हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है रशिया से, 51A में जोड़ा गया है और पार्ट है 4A, ठीक है। नेक्स्ट आई देखते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल जो है 76 में आर्टिकल नंबर, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य। तो आर्टिकल नंबर 78 में लिखा है कि प्रधानमंत्री की ड्यूटी होगी कि प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करे वो क्या कर रहा है। संसद का प्रावधान आर्टिकल यानी पार्लियामेंट किसमें है? आर्टिकल नंबर 79 में पार्लियामेंट है। क्लियर है? आगे बढ़े। देखो राज्यसभा के गठन के बारे में आर्टिकल नंबर 80 है, राज्यसभा का ऑर्गेनाइजेशन आर्टिकल 80 है। लोकसभा का गठन आर्टिकल नंबर 81 है। धन विधेयकों की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ मनी बिल एक आर्टिकल नंबर 110 है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति आर्टिकल नंबर 143 है। आपको ये सारे आर्टिकल याद रखने हैं। डेली में आपको कुछ ना कुछ आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा। आइए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है? इंडिया हैज लॉन्च विच ऑपरेशन टू हेल्प कंट्रीज अफेक्टेड बाय टाइफून यागी? तो टाइफून यागी दक्षिण जो चाइना सी है, साउथ चाइना सी है, वो वहां से उठा है और इसने बहुत सारे जो पड़ोसी देश हैं जो कि साउथ चाइना सी में आते हैं उनको अफेक्ट किया है। और इसके लिए हमने ऑपरेशन सद्भाव स्टार्ट किया है और यहां पर हम उन देशों की मदद कर रहे हैं ऑपरेशन सद्भाव के तहत। तो दोस्तों भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित जो देश हैं, लाओस है, वियतनाम है, म्यांमार है, इनको हेल्प कर रहा है। ऑपरेशन सद्भाव की यहाँ पे लॉन्च किया है। ये हमारी टीम यहाँ पे कप जो खाने पीने का सामान है, जो बेसिक सामान है, उसके साथ यहाँ पे भारत पहुंचा है, ठीक है। तो ये ग्लोब मास्टर आपको बता दूं कि बहुत सारी चीजों को एक साथ ले जाने में सक्षम है। हमने यहाँ पर कपड़े, जो दवाएं हैं, मेडिसिन है और जो सूखा राशन है जिसमें जो हम वहां पर बनाने की झंझट नहीं होगी, तो उन सभी को हम ले करके गए हैं। और नौसैनिक जहाज है INS सतपुड़ा, INS सतपुड़ा पर म्यांमार हमने इसको भेजा है।
देखिए C-17 सैन्य विमान ने लाओस तक 10 टन राहत सामग्री भिजाई है। ये ग्लोब मास्टर है, C-17 इसका नाम है। और वियतनाम को 35 टन यहाँ पे हेल्प हमने भेजी है, अलग अलग देशों को अलग अलग। तो टाइफून यागी जो है साउथ चाइना सी में डेवलप हुआ, यानी दक्षिण चीन सागर में। और इस वर्ष बेरिल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रॉपिकल साइक्लोन ये यहाँ पे माना जाता है यागी है, इसका नाम यागी है। ठीक है, तो इसका नाम यागी किसने दिया है? तो जापान की JMA, जापान मौसम विज्ञान एजेंसी, इन्होंने इसका नाम यहाँ पे दिया है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ हुई है, 143 लोग बताया जा रहा है, वियतनाम से इनकी मृत्यु हुई है। और ऐसे लगभग 2,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जो क्रॉप्स है वो नष्ट हो गए हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन अभी हाल ही में स्टार्ट किए गए हैं, उसको भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अभी मर्यादा क्यों? बहुत सारे आजकल इन्फ्लुएंसर जाते हैं, पिकनिक मनाने चले जाते हैं, वहां पे फोटो खिंचाते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, तो उसको रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने यहां पे ऑपरेशन मर्यादा स्टार्ट किया है। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का क्या नाम दिया है? इजराइल हैज नेम्ड इट्स डिफेंस, तो ये ऑपरेशन शील्ड है। क्या नाम दिया है? ऑपरेशन शील्ड। ठीक है, अगला है हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन है? तो ये है ऑपरेशन इंद्रावती। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन इंद्रावती इसका नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में किस विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? विच डिपार्टमेंट हैज बीन अवॉर्डेड द राजभाषा कीर्ति अवार्ड? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार यहाँ पे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पब्लिक ग्रीवेंसेस को मिला है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। ठीक है, तो साथियों हिंदी दिवस समारोह जब 14 सितंबर को मनाया गया था और यहाँ पे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान यहाँ पे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पर ये जो पुरस्कार है ये जो दिया गया है, जो हिंदी में सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है उसे यहाँ पे मिलता है। तो हिंदी में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए बेस्ट परफॉर्म हिंदी में जो करता है, हिंदी को आगे ले जाने का काम करता है, हिंदी लैंग्वेज यूज करता है, उसको मिलता है। तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हर साल ये प्रदान किए जाते हैं और इसकी शुरुआत 2015-16 से हो गई है। ठीक है, तो ये पुरस्कार गृह मंत्रालय यानी जैसे होम मिनिस्ट्री कहते हैं, इसके द्वारा दिए जाते हैं, राजभाषा विभाग के द्वारा। जो हमारी यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना, तो हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारी मातृभाषा नहीं है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसको हम एज ए यूज करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज करते हैं ऑफिस में, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे राजभाषा के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट काम करने वाले बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे यहाँ पे PSUs हैं, बैंक्स हैं, उन सबको सम्मानित किया जाता है। क्लियर है? अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड 2024 में दिए गए हैं, आइए उन सभी अवार्ड्स को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं और आपके दिमाग में फिट कर देते हैं। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसको मिला है? आलोक शुक्ला जी को मिला है और ये छत्तीसगढ़ के एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, और वो कौन सा जंगल है? हसदेव जंगल। ठीक है, उसको काटा जा रहा है तो उसको बचाने के लिए बहुत बड़ा मुहिम इन्होंने छेड़ा था। लच्छू महाराज पुरस्कार, तो लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र जी को मिला है। ठीक है, ओके, तो पंडित राजेंद्र जी को लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे मिला है? अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है, ये नोवाक जोकोविच को मिला है। नोवाक किसको मिला है? नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में किस राज्य ने हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा शुरू करी है? विच स्टेट हैड रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड मेडिकल एजुकेशन इन हिंदी मीडियम? तो दोस्तों अभी आपने यहां पर मध्य प्रदेश नाम सुना था, आपने राजस्थान को भी ऐड कर देना है। तो राजस्थान में हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, तो साथियों राजस्थान का राजकीय मेडिकल कॉलेज अब हिंदी में चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करेगा और पहला फेज जो है जोधपुर में
एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, और यहाँ पे मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो इससे संबंधित है बाड़मेर मेडिकल कॉलेज, वहां पे शुरू किया गया है। और यहाँ पे जो भी पढ़ाई होगी मेडिकल की वो हिंदी में होगी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी चिकित्सा शिक्षा को स्टार्ट किया गया है, हिंदी में स्टार्ट किया गया है, और यहाँ पर 2024-25 में छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया जाएगा। एमपी में ऑलरेडी शुरू हो चुका है हिंदी में चिकित्सा शिक्षा। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? वेयर इज फोर्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2024 इज बीइंग हेल्ड। तो देखिए ग्लोबल बायो 2024 का चौथा संस्करण ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। तो 12 से लेकर 14 सितंबर में चौथा ग्लोबल बायो इंडिया का आयोजन किया गया। जो पहला ग्लोबल बायो इंडिया था 2021 में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों दक्षिण कोरिया इसमें पार्टिसिपेट देश था और भागीदार देश था इस बार जो बायो इंडिया हुआ है दिल्ली में। तो 2024 की थीम क्या है? बायोटेक इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग, ये इसकी थीम इस बार की रखी गई है। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? भारत को बायो टेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे लेके जाना, उसमें रिसर्च करना, उसमें मैन्युफैक्चरिंग करना, एक ग्लोबल सेंटर बनाना इसका मकसद है, ठीक है। अब ये जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है, बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? तो हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उसके पार्ट्स का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे बदलाव जो करते हैं, जीवित जीवों या उनके भागों का इस्तेमाल करके हम जो उत्पाद बनाते हैं, उनमें जो चेंज लाते हैं, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इससे हमारा आने वाला जीवन सरल हो सके। और इस बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम यहाँ पे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, एनर्जी बचाने में और बीमारी से लड़ने में, भूख से लड़ने में हम करते हैं, ठीक है। इसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। किस देश ने तापी गैस पाइपलाइन परियोजना पे अपने हिस्से का कार्य शुरू करने की घोषणा करी है? विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट इट्स पोर्शन ऑफ वर्क ऑन तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो अभी हाल ही में अफगानिस्तान ने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। क्या है तापी गैस पाइपलाइन? आइए जानते हैं पूरा विस्तार से। तो दोस्तों अफगानिस्तान में है तालिबान सरकार, इन्होंने 10 अरब डॉलर के हिस्से का जो कार्य है उसको शुरू करने की घोषणा कर दी है। धीरे धीरे अफगानिस्तान में जो व्यवस्था है, आर्थिक, राजनीतिक, वो सारी व्यवस्थाएं सुधर रही हैं। तो अफगानिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उसकी वजह से बहुत सालों से लगातार देरी हो रही थी। इस प्रोजेक्ट से भारत और पाकिस्तान को बहुत लाभ होने वाला है। तो तापी का नाम हमने तापी क्यों रखा है, आइए यहाँ पे हम जानते हैं। तो देखिए तापी जो है, आप यहां से देखो, ये तुर्कमेनिस्तान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ओके, ए फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान और आई फॉर इंडिया। तो ये 4 देशों से एक नेचुरल गैस पाइपलाइन भेजी जाएगी जिसमें से प्राकृतिक गैस को सप्लाई किया जाएगा। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया में 4 देशों से पाइपलाइन जाएगी। तो टोटल इसकी लेंथ जो है 1814 किलोमीटर है, 1814 किलोमीटर है इसकी लंबाई है, ठीक है। इसे ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें लगभग हर साल 33 बिलियन क्यूबिक मीटर का गैस ट्रांसफर किया जाएगा, जो हर देश इसका इस्तेमाल करेंगे। यहां पे नेचुरल गैस की सप्लाई की जाएगी। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट था ये 13 दिसंबर 2015 को तुर्कमेनिस्तान में इसकी हमने स्टार्टिंग की थी और फिर यहाँ पे 2019 में इसे पूरा कर लिया गया। क्लियर है? चलिए, तो इसमें 42 से 42% का जो नेचुरल गैस है वो भारत और पाकिस्तान यूज करेंगे, अफगानिस्तान 16% इसमें गैस खरीदेगा। दोस्तों यहाँ पे हमारे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स खत्म हो जाते हैं। अब बारी है यहाँ पे RRR सेशन की, तो आप सभी RRR सेशन के लिए तैयार हो जाइए। अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। सभी बच्चों को प्रोग्रेसिवली यानी प्रगतिशील रूप से एक्टिवली आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है, कमेंट बॉक्स पे आंसर देना है। हाल ही में पार्डू अल्लाह कैरियरा अवार्ड किससे प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड भारत के जो शाहरुख खान जी हैं इनको अवार्ड दिया गया है। जुलाई 2024 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ गस एटकिंसन को चुना गया। वह किस देश के खिलाड़ी है? तो गस एटकिंसन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए, इंग्लैंड के प्लेयर हैं ये।
संदीप पौंड्रिक ने किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार को ग्रहण किया है? तो स्टील इस्पात मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के रूप में इन्होंने पदभार को ग्रहण किया है। मॉर्ने मॉर्गल का संबंध किस देश से जो भारत की क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बने हैं? तो ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, भारत के बॉलिंग कोच अभी बने हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो प्यारे दोस्तों, ईडी के नए डायरेक्टर राहुल नवीन जी हैं। 2 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा। यूनाइटेड नेशन ने भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में हाल ही में किसकी अपॉइंटमेंट की है? तो इनका नाम है पर्वथानेनी हरीश नाम है। जम्मू कश्मीर के स्पेशल महानिदेशक यानी डीजी कौन बने हैं? तो स्पेशल महानिदेशक नलिन प्रभात बनाए गए हैं। ठीक है। डेंगू किस रोग की वैक्सीन है जिसे 3rd फेज में, तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है? तो डेंगू की है। किसकी? डेंगू। भारत और किस देश के बीच में यूपीआई शुरू करने के लिए समझौता स्टार्ट हुआ है? तो भारत और यहां पे जो मॉरिशस है इसके बीच में यूपीआई स्टार्ट करने को लेकर समझौता हुआ है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, ये सम्मान किसे मिला है? तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू अभी हाल ही में तिमोर लेस्ते की यात्रा पर थी, तब इन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों कल था 16 सितंबर और 16 सितंबर के करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे, जो करंट अफेयर्स कल आप सभी ने पढ़ा है। आइए देखते हैं आप कितना प्रश्न सही कर पाते हैं। ब्रूसेस डायमंड लीग 2024 के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया? इन्होंने दूसरा स्थान यहां पे हासिल किया है। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं यहां पर देखिए अमृत मोहन प्रसाद जी बने हैं। MBABN किस रोग की वैक्सीन है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मंजूरी मिली है? तो एमपॉक्स की वैक्सीन है। किसकी है? एमपॉक्स की। नेक्स्ट है जांस्कर महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो लद्दाख में ये सेलिब्रेट किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी, किस मंत्रालय से रिलेटेड है? तो भारी उद्योग मंत्रालय से इसका संबंध है। लगातार 6वें वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है तरंग शक्ति सेना अभ्यास 2024 का 2nd फेज इनमें से किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया गया। भारतीय लाइट टैंक जोरावर का प्रारंभिक ऑटोमेटिक सफल परीक्षण किसने शुरू किया है? तो इसका परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। ठीक है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय समुद्री समाधान केंद्र को कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो मुंबई में इसे स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। दोस्तों ल्यूसेंट जीके में आज हम यहाँ पे इंडियन कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की है। अपने गुरु रामकृष्ण जी उनका नाम था। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे। राजा राम मोहन रॉय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा जो पंथ थे इसकी स्थापना यहां पे किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। दोस्तों 17 सितंबर के करंट अफेयर्स का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, तो आपके यहां पे 10 क्वेश्चन आएंगे। आइए देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। एमी पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किए गए? 1949 में एमी पुरस्कार दिए गए। विश्व ओजोन दिवस पहली बार कब मनाया गया? 1994 में सेलिब्रेट किया गया। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में है? तो ओजोन परत समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर में है। अनमोल खरब का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन प्लेयर है अनमोल खरब। टाइफून यागी कहां से आया था? तो दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी से आया था। विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? 2015 में इसका शिलान्यास किया गया। अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल नंबर 17 में अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात कही गई है। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तराखंड में शुरू किया गया ऑपरेशन मर्यादा। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला है? तो आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। आपके लिए एक प्रश्न है दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। प्यारे साथियों,
यहाँ पे स्टैटिक जीके की बुक है जिसका हम रेगुलर यहाँ पे एप्लीकेशन में टेस्ट ले रहे हैं। आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। टोटल 81 टॉपिक्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और मिसलेनियस, सभी विषयों को यहाँ पे कवर किया गया है। बहुत ही शॉर्ट कंसाइज है, रेलवे, एसएससी, भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे इसकी लिंक दी गई है, आप वहां पे जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं और डेली टेस्ट दे सकते हैं। आज इसकी पेज का 8वां और 9वां आपको पढ़ के आना है। 11 बजे 8 और 9 पेज का टेस्ट है। डेली मैं आपको यहाँ पे सुबह होमवर्क देता हूं और 11 बजे आपका टेस्ट होता है। आप मुझे एक बार फीडबैक दीजिए कि टेस्ट कैसा चल रहा है, आपके अंदर क्या बदलाव आ रहा है, कमेंट बॉक्स से बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज मैराथन क्लास है शाम को, इसके साथ साथ आपकी जो 25,000 क्वेश्चन की सीरीज है वो भी, उसका भी वीडियो आएगा, बहुत सारे टॉपिक आएंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू। मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए, जल्दी सफल होइए, इसी मनोकामना के साथ आज की क्लास को यहाँ पे बंद करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में दोबारा मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा।